हेलो जवानों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 का डिस्कशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पेपर 2 हम बात करते हैं। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द। यदि हम बात करते हैं यदि कहानी की, आप जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो जिसके लिए ये पर्टिकुलर रेशो ज्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए ऑप्शन के लिए बात करें, तो ए ऑप्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई हाइड्रोजन एटम है तो इसके लिए जेड क्या होगा 1 स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 1 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी रेशो क्या आ गया 1। यदि हम बी ऑप्शन की बात करें जो कि हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं हम, तो हीलियम प्लस के लिए जेड क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगा, सॉरी हीलियम जेड क्या होगा सेकेंड एटॉमिक नंबर, तो 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की हम बात करेंगे तो कितना होगा 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 4। सी ऑप्शन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन सेकेंड ऑर्बिट तो 2 स्क्वायर, 4:4 कितना आ गया 1। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई आपका सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट क्या है सेकेंड तो 2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9/4। तो इन सबको यदि हम देखें तो किसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका रेशो ज्यादा आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए रेशो ज्यादा देखने को मिल रहा है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का। तो यहां तो 1:1 ये 1 मिल रहा है, ये 4:1 मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 9:4 मिल रहा है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट देखने को मिलेगी। यहां एक सिंपल सा बेसिक बोहर मॉडल एप्लीकेशन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो सिंपल पूछा गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो एक बोल सकते हैं कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रेडॉक्स से रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे, इन a metal deficient oxide sample MxY2O4 M is present in both +2 and +3 state and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M+2 ion present in M is 1/3, कि भाई M का +2 आयंस का जो फ्रैक्शन है, जो +2 आयन प्रेजेंट होंगे उनका फ्रैक्शन कितना है 1/3, तो +3 वालों का कितना होगा 2/3। सिंपल है, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें बतानी है। ठीक है, यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो भाई MxY2O4 आप जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 होता है। अब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यदि ये प्रेजेंट है, यदि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि दे रखा है हमें, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। यही कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का कि भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब आप जानते हैं कि भाई मेटल जो है M ये +2 में भी प्रेजेंट है और ये आपका +3 में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, +2 में भी और +3 में भी। लेकिन +2 में जो आयंस है वो कंप्लीट आयंस का, यानी यदि x आयन है टोटल x यदि एटम है तो उसका 1/3, तो x का 1/3 क्या हो जाएगा 1/3x। ठीक है, ये होगा। इनके ऊपर चार्ज कितना है +2,
ठीक, तो बाकी बचा हुआ यदि 1/3 ये है तो +3 वाले कितने होंगे 2/3, और इन पे चार्ज कितना है +3, ठीक है। प्लस Y2 की हम बात करेंगे, Y भी प्लस वाला ही, क्योंकि Y इन +3 ऑक्सीजन स्टेट है। एक एटम पे चार्ज यदि +3 है तो 2 पे कितना होगा, तो 3 × 2। सिंपल सा पॉइंट है भाई। दोबारा कहानी को हम सीख सकते हैं, दोबारा कहानी को सीख सकते हैं। क्या हुआ कि भाई मेटल के एटम कितने, x एटम है, अब उसमें से x के 1/3 एटम कितने हो जाएंगे, x/3 लिख सकते हैं। इन पे चार्ज कितना है +2, ठीक। बाकी रिमेनिंग कितने हो गए 2x/3। भाई x/3 + 2x/3 कितने होंगे, x ही होंगे। तो टोटल यदि x एटम थे उनमें से 1/3 जो आयन है x/3 आयन है उन पे चार्ज +2 है, और 2/3 आयन के ऊपर चार्ज कितना है +3 है। और y कितना है भाई आपका +3, तो एक पे +3 दो पे कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू क्या करना है टोटल नेगेटिव चार्ज। भाई ऑक्सीजन पे एक एटम पे चार्ज कितना होता है 2, तो 4 पे कितना होगा 8। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2x/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2x, ये क्या हो गया 6, यहां क्या हो गया 8, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 8x/3 इक्वल टू 2। तो यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी कितना 0.75। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75, यानी यहां पर जो x है वो कितना है 0.75 एटम प्रेजेंट है यहां पर m के। यही हमसे बात कर रहा है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सॉलिड स्टेट में हम ऐसे एग्जांपल करते थे, Fe 0.93O, है ना, वही वाले एग्जांपल है ये। तो ये आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक एग्जांपल जो आपसे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल थोड़ा सा आपका रिलेटेड है हाइड्रोजन, है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कैन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन is electrochemically oxidized by O2, thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the product generated from the electrochemical reaction is N2. Choose the correct statement about the above process. OH minus ion react with N2H4 at anode to form N2, ठीक है, and releasing 4 electrons to the anode. तो पहले तो अपन इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हमें देखना पड़ेगा कि भाई एनोड पे क्या कहानी होती है, कैथोड पे क्या कहानी होती है। तो देखते हैं भाई, एनोड पे यदि हम बात करें सबसे पहले, तो एट एनोड ये जो N2H4 है ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, ये आपका कन्वर्ट होगा N2 में, नाइट्रोजन में, ठीक। यदि हम इसको बैलेंस करें तो भाई यहां पे 4H+ आयन यहां लिख देंगे हम। अब मीडियम बेसिक है तो हम इसको 4OH- यहां लिख सकते हैं, 4OH- यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4H2O, ये 4OH-। यदि हम देखें तो हमें एनोड पे जो रिएक्शन मिली वो क्या मिली, N2H4 + 4OH- गिव N2 + 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी एनोड पे रिएक्शन आई है, ये रिएक्शन जो मिली है ये कहां मिली है हमें, एट एनोड। यही हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि बेसिकली इसका हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल सेल। किसमें यूज करते हैं, फ्यूल सेल में, जहां पर N2H4 का तो होता है ऑक्सीडेशन और आपका ऑक्सीजन का क्या होता है रिडक्शन। तो यहां पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे O2 ये रिड्यूस होंगे, किसमें होंगे, वाटर में जाके रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करें 2H2O, ये क्या हो जाएगा आपका 4H+, अब OH-, ये भी OH-, भाई जितने H+ होते हैं उतने OH- बोथ साइड ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा O2 + 4H2O गिव, अच्छा बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, गिव 2H2O + 4OH-, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो O2 + 2H2O इधर आएगा, तो 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन
गिव 4OH माइनस। ये रिएक्शन मिलेगी आपको कहां पर? एट कैथोड। तो ये हमसे क्या बात कर रहा है? यदि आप चाहें तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं। कंप्लीट क्या, इन दोनों को ऐड कर दो तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यदि आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? N2H4। ठीक, 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो N2H4 प्लस O2 गिव N2 प्लस 2H2O। ये आपको नेट रिएक्शन मिलती है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, इसने हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, OH माइनस आयन रिएक्ट विद N2H4 एट एनोड। क्या OH माइनस आयन रिएक्ट कर रहे हैं क्या N2H4 से एनोड पे? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक, टू फॉर्म N2, क्या नाइट्रोजन गैस बन रही है? बिल्कुल बन रही है। एंड वाटर, वाटर भी बन रहा है साथ में, हाँ बन रहा है। रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, सही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें कि एट कैथोड N2H4 ब्रेक टू N2 गैस एंड नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। भाई ऐसी तो कोई कहानी नहीं देखने को मिल रही है हमें कैथोड पे N2H4 कोई ब्रेक हो रहा हो। तो ऑप्शन बी तो क्या है भाई? इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की बात करें कि एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड टू OH माइनस। ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो रही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या यहां पर हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल रहे हैं क्या? तो नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन मिले वो क्या मिले? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। दिख रहा है आपको साफ साफ कि एनोड पे N2H4 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है और उसके थ्रू उसने नाइट्रोजन गैस बनाई है। जबकि कैथोड पर आपको मिला है रिडक्शन, जहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस आपकी OH माइनस आयन में कन्वर्ट हुई है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल, जो अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि पूछा गया है। अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि आपको यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में पता होना जरूरी था। N2H4 जो होता है हाइड्रोजन, ये बेसिकली फ्यूल सेल की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। जनरली फ्यूल सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर एज एन एनोड की फॉर्म में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो आपके लिए अच्छा है, जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये अच्छा एग्जांपल आपके लिए आया है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जांपल अच्छा है। टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है, 1 ग्राम चारकोल पर एसिटिक एसिड की मोनोलेयर फॉर्म करनी है, कंप्लीट करनी है, जिसके लिए हमें 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड यूज किया गया है। ठीक है, सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएडसॉर्ब। अब कुछ तो एसिटिक एसिड बच जाएगा जो एडसॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, जो टू न्यूट्रलाइज द अनएडसॉर्ब एसिटिक एसिड, जो बच गया है, एडसॉर्ब नहीं हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास ये दे रखा है 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। ठीक, सॉल्यूशन रिक्वायर हो रहा है। इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाई P इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑन चारकोल, द वैल्यू ऑफ P क्या होगी, वे हमसे पूछा जा रहा है। आपको चारकोल का सरफेस एरिया भी दिया गया है। देखो इसको ऐसा समझते हैं कि भाई चारकोल की सरफेस होगी, ये चारकोल की सरफेस है, इस चारकोल की सरफेस पे 1 ग्राम चारकोल है, 1 ग्राम चारकोल। ठीक, और इस 1 ग्राम चारकोल पे आपको बेसिकली एसिडिक एसिड की मोनोलेयर बनानी है। किसकी बनानी है? एसिडिक एसिड की। अब सरफेस एरिया जो चारकोल का वो हमें गिवन है, लेकिन क्या हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई हमें हर एक मॉलिक्यूल जो ऑक्यूपाई करेगा सरफेस एरिया वो हमें बताना है। तो हमें पहले तो ये पता लग जाए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने एसिडिक एसिड के जो कि एडसॉर्ब होंगे, तभी हम हर एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, वो हमारे पास मेन पॉइंट आता है कि उसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या तरीका है इसको करने के लिए कि भाई हमें बोला जा रहा है कि जो एसिटिक एसिड यहां पर आया था जो कि टोटल कितना था 100 ml ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है, टोटल एसिटिक एसिड के मोल इतने हम निकाल सकते हैं यहां से। लेकिन जो बच गया, जो बाकी का पूरा तो हुआ नहीं एडजॉर्ब, तो जो रिमेनिंग था, जो बच गया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने किसका यूज करा है, NaOH का यूज करा है। तो क्या हम जो आपके अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड है उसके मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड होगा उसको ये NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ अनएडजॉर्ब, जो कि एडजॉर्ब नहीं हुआ है, अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड, वो क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किसका, NaOH का, क्योंकि भाई न्यूट्रलाइज करते हैं तो एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट के इक्वल होते हैं, मोल इक्वल होंगे अपने आप, ठीक है। तो यहां पर मोलरिटी कितनी दे रखी है भाई हमें, 0.1 मोलर, ठीक है, वॉल्यूम कितना 40 डिवाइड बाई 1000, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, अनएडजॉर्ब, ठीक। कितना हो जाएगा ये, तो कितने मोल्स हो गए भाई आपके 4 इंटू 10⁻⁻²। अब टोटल कितने थे, जो कि आपके बेसिकली अपन बात करें कि भाई जो टोटल मोल्स है एसिडिक एसिड के जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं, इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, वो कितने 100 ml ऑफ 0.5 मोलर। तो यदि रिमेनिंग इतने थे जो आपके नहीं गए, रिमेनिंग यदि इतने हैं जो कि एडजॉर्ब नहीं हुए, तो एडजॉर्ब हुए कितने, टोटल में से माइनस कर देते हैं इसको, तो मोल्स ऑफ एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड क्या होगा, टोटल कितने हैं भाई 100 इंटू 0.5 मोलर, तो 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1000, टोटल इतने मोल्स हो गए। उसमें से ये अनएडजॉर्ब हुए 4 इंटू 10⁻², तो बच कितने, जो एडजॉर्ब कितने होंगे वो पता लग जाएगा कि एडजॉर्ब कितने हुए हैं भाई, ये टोटल थे, इसमें से अनएडजॉर्ब इतने हो गए, तो कितने एडजॉर्ब हुए वो हमें पता लग गए, कितने हो जाएंगे आपके, ये 5 इंटू 10⁻² माइनस 4 इंटू 10⁻², तो 10⁻² मोल्स जो हुए ये एडजॉर्ब हुए, 10⁻² मोल्स क्या हुए, एडजॉर्ब हुए। अब आप जानते हैं कि भाई एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो Na होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बता सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, यदि इतने मोल हैं तो 10⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻23। भाई एक मोल में Na होते तो 10⁻² में इतने हो जाएंगे। तो ये टोटल मॉलिक्यूल यदि इतने हैं और सरफेस एरिया टोटल कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो एक मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल हो गया ये तो मैथमेटिक्स। तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ईच एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना है 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 10⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा ये आपका 2.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा 4 माइनस 23 माइनस 19, ठीक है, और 10/10 करा क्योंकि तभी 15/6 लिखा है मैंने, तो -20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻23। हमें 10⁻⁻23 की टर्म्स में बताना था, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आ गया P, ये है आपका P। तो P इक्वल टू 2500, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगे ऐसा रहा कि बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लैंग्वेज ध्यान से समझनी है बस कि भाई चारकोल की सरफेस थी 1 ग्राम, उस 1 ग्राम चारकोल की सरफेस पे एसिडिक एसिड एब्जॉर्ब हो रहा है।
अब हमें टोटल एसिटिक एसिड भेज दिया गया कि भाई आपने इतना एडजॉर्ब करने के लिए दे दिया, लेकिन उसमें से कुछ तो बचेगा जो एडजॉर्ब नहीं हो रहा, वो न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? NaOH। भाई जितना NaOH कितना न्यूट्रलाइज करेगा, जितना अनएडजॉर्ब बच गया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई जो अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड है उसके मोल कितने हैं। अब टोटल में से यदि हम अनएडजॉर्ब वालों को माइनस कर देंगे तो हमें एडजॉर्ब की कहानी पता लग जाएगी, और यदि एडजॉर्ब मोल्स आ गए तो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया निकालना में क्या करना है, फिर तो टोटल सरफेस एरिया से ये हमने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 2500 आंसर। तो ये आपका एग्जांपल सिंपल है, लिखने में टफ लग रहा है लेकिन है सिंपल सा, मॉडरेट हम बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का एग्जांपल है। बढ़ सकते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन से रिलेटेड कि वेसल 1 कंटेन W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X dissolved in W1 ग्राम, वेसल 2 कंटेन W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Y dissolved in W1 ग्राम। दोनों के लिए वेट जो है सॉल्यूट के वो फिक्स है W2 ग्राम, और सॉल्वेंट भी फिक्स कर रखा है वाटर W1 ग्राम। बोथ द वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ डेट ऑफ Y, the want of factor for X is 1.2 times that of Y for their respective concentration. The elevation boiling point for solution in vessel 1 is कितना परसेंटेज of the solution in vessel 2, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास दो पर्टिकुलर कंटेनर में दो अलग अलग सॉलिड दे रखे, एक X दे रखा है और एक Y दे रखा है, ठीक है। तो भाई हम यहां पे बात करें कि भाई ये X, ठीक, और ये दे रखा है हमें Y। यदि हम सॉल्यूट का वेट देखें, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? W2 ग्राम। यहां भी हम बात करें सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है? W2 ग्राम। सॉल्वेंट यानी वाटर कितना दिया गया है? W1 ग्राम। यहां भी सॉल्वेंट का वेट कितना दिया गया है? W1 ग्राम, ठीक। हमें बोला जा रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में जब आपका X है उसका वांट ऑफ फैक्टर जो है वो 1.2 टाइम्स डेट ऑफ Y है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि भाई आपका Y का वांट ऑफ फैक्टर यदि मान लीजिए X है तो X का वांट ऑफ फैक्टर जो है 1.2x होगा। जैसे इसको मान लेता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं कि यदि ये I है तो ये कितना हो जाएगा? 1.2I हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, है ना। ये आपको एक्स की टर्म में लिख लो ताकि आपके एक ही टर्म में लिख लो कि मान लो इसका वांट ऑफ फैक्टर Y का वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल a है, तो आपका X का वांट ऑफ फैक्टर कितना? 1.2 टाइम्स है, ये है, ठीक। मोलर मास की बात की जाएगी तो मोलर मास ऑफ X जो है वो Y का क्या है भाई? 80% है। तो यदि Y का मोलर मास m है तो ये कितना हो जाएगा? 80% 0.8 m, ठीक। तो हमें बात की जा रही है डेल्टा टीबी को लेके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेके। भाई डेल्टा टीबी होता क्या है? मोलेलिटी इंटू केबी इंटू आई, ये आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम एक्स और वाई के लिए बात करते हैं कि रेशो की फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, तो डेल्टा टीबी ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ वाई। तो डेल्टा टीबी ऑफ एक्स क्या होगा? इसकी मोलेलिटी, मोलेलिटी ऑफ एक्स। तो मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? W अपॉन इसका मोलर मास कितना है एक्स का? 0.8 m। ये W2 लिख देता हूं, W2 0.8 m इनटू W1 ग्राम दिया है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू केबी इनटू आई कितना? 1.2a। ये एक्स के लिए हमने बात करी, ठीक। वाई के लिए सिमिलर लगाएंगे। मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलेलिटी में लिख देता हूं यहां पर कि मोलेलिटी होती क्या है? मोलेलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, जो कि मोल्स निकालेंगे, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी। ये होती है मोलेलिटी, ठीक है। वाई के लिए हम देखेंगे तो वाई के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे? W2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाई कितना? m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? W1 ग्राम है तो ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू के बी इंटू आई। वाई कितना? ये a ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां से यदि हम आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो डेल्टा टीबी
ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ वाई क्या आएगा? तो W2 इंटू 1000, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना? आपको क्या मिलेगा सॉल्व करके? 1.2 अपॉन 0.8 ये मिल रहा है। तो यदि हम बात करें इसको परसेंटेज की फॉर्म में कि परसेंटेज डेल्टा टीबी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका? 3/2, ठीक है, 3/2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लिखेंगे, इंटू डेल्टा टीबी, ठीक है। ये नीचे लिख रहा हूं परसेंटेज डेल्टा टी, परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो परसेंटेज के लिए हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डेल्टा टीबी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये 150%, 150% क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा किससे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई से। कितना परसेंट? 150%। कितना? 150%। देख लो, यदि हमसे रेशो पूछता तो 1.5 आंसर था। हमसे पूछ क्या रहा है उसके ऊपर पूरी कहानी चलती है कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1 इज परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल 2, कि वेसल 2 में जो आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मिला, ठीक है, वो वेसल 1 के कंपेयर में यदि हम देखें, मतलब वेसल 1 में जो मिला वो वेसल 2 के कंपेयर में क्या है, कितना परसेंट है? तो 150% है। कितना ज्यादा है होता, पूछता कितना ज्यादा है, बताते 50% ज्यादा है, कितना है तो 150% है। क्लियर है? तो ये आपका आया है यहां पर आंसर 150%। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। ये एक ऐसा एग्जांपल हम कह सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ये भी सिंपल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। जितने भी क्वेश्चंस इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे गए हैं वो सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल रखी गई है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। क्या दिया गया है कि एक सैंपल है, इनिशियली कंटेन ओनली यूरेनियम 238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है। विद टाइम some of uranium 238 radioactively decay into lead 206 while the rest of it remain undisintegrated. When the age of sample is p into 10 raised to power 8 years, the ratio of mass of lead 206 to that of uranium 238 in the sample is found to be 7. The value of p is क्या होगी वो हमसे पूछा जा रहा है जब यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ आपको गिवन है, ठीक है। तो यूरेनियम 238 धीमे धीमे क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। सबसे पहले हम ये पॉइंट समझे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये यूरेनियम 238 ये आपका डिके हो रहा है, ऑब्वियस वाली बात है, आप जानते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसे डिके होते हैं, साथ में आपके कुछ बन रहे होंगे, पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल रहे होंगे, ठीक है, निकलने दीजिए उन्हें, उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक। ये हमसे कह रहा है कि जब ये कहानी आपकी चल रही है पूरी, तो उसमें जो सैंपल की एज हमें बतानी है, सैंपल की एज क्या होगी जब आपका लेड 206 और यूरेनियम 238 का जो मास रेशो है सैंपल का वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। मास रेशो, मोल रेशो नहीं, मास रेशो 7 है। तो वैल्यू ऑफ पी क्या होगी? सैंपल की एज दे रखी पी इंटू 10⁻⁸ ईयर्स, तो पी की वैल्यू बतानी है। तो यदि हम बोले कि भाई यहां पर मोल की टर्म्स में यदि हम बोल दें कि भाई इनिशियली मान लें कि भाई इसका ए मोल था, ठीक, तो 80 टाइम पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, ये कितना मिलेगा? x मिलेगा। लेकिन हमें तो क्या बोला जा रहा है, हमें मोल के बारे में नहीं बात कर रहा, हमें रेशो किसका दे रखा है? वेट रेशो। क्या दे रखा है? वेट रेशो, कि भाई वेट ऑफ पीबी अपॉन वेट ऑफ यूरेनियम, ये कितना दे रखा है? 7। अच्छा, वेट कैसे लिख सकते हैं अपन? मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यदि ये मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वेट मिल जाएगा? तो इसके मोल कितने हैं? x, ठीक, इसका मोलर मास कितना है? 206 डिवाइड बाय इसके मोल कितने हैं? a माइनस एक्स, और इसका वेट कितना है? 238। तरीके अलग अलग हैं, निकलेगा सबसे सेम तरीके से ही आंसर। ये 206x, ठीक है, इक्वल टू, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 238 इंटू 7 1666A माइनस 1666X, कुछ ऐसी कहानी चलेगी है। इसको यदि हम देखें x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1872x इक्वल टू 1666A। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपल कर सकते हो इतना तो। ठीक है, ठीक, तो x बाई ए क्या हो जाएगा आपका 1666 डिवाइड बाय 1872। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करीब करीब आएगा आपका 0.889, करीब करीब ये वैल्यू निकलेगी आपकी, 0.9 के करीब ले सकते हो, 0.889 के करीब आपको मिलेगा। ठीक है, ये x बाई ए आया है। ठीक, अब ये x बाई ए निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, मतलब क्या लॉजिक था इसको निकालने का। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दो तरीके से भी कर सकते हैं कहानी को आगे। ठीक है, एक तो होता है कि भाई एटी इक्वल टू ए नोड 1/2 रेज टू पावर n, वहां से आप n की वैल्यू निकालो। अब n की वैल्यू निकालने में हो सकता है थोड़ी सी आपको कैलकुलेटिव सिचुएशन में फंसोगे, तो फंसना तो बेसिकली कैलकुलेशन है, इसमें आप किसी भी तरीके से जाओगे तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1/t ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये होगा। लैम्डा क्या होगा यदि आपको टी हाफ पता है तो 0.693 अपॉन टी हाफ 1 अपॉन टी ln ए नॉट, मतलब ए नॉट है ना इनिशियली। ठीक है, इसको मैं ए अपॉन ए माइनस एक्स कर देता हूं, इनिशियली ए माइनस एक्स। ठीक, क्या यहां से मैं x की वैल्यू रख सकता हूं 0.889 है, ये a हो गया, और x की वैल्यू रख दी मैंने क्या 0.889a। ठीक है, और यहां से 0.693, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ये a अपॉन ये हो जाएगा आपका 0.1101a। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आपको कैसे याद है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन करी है उसी तरीके से याद है। ठीक, तो यहां से 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इक्वल टू 1/t ln ये a से a तो कैंसिल हो गया यहाँ पे 1 अपॉन 0.1। ठीक है, अपन बात करें यहां पर तो 1 अपॉन 0.1101, ये करीब करीब अपन बात करेंगे तो ये आएगा आपका 9.09। ठीक है, या हम बोल नहीं 9.09 नहीं, ये आपकी वैल्यू करीब मिलेगी 1 डिवाइड बाय 0.1101, 9.08, ये वही है 9.08। ठीक है, तो यहां से t इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू ln 9.08 की यदि हम बात करें कि भी ln 9.08 जो होगा ये करीब करीब आएगा आपका 2.20। ठीक है, इसको आप 2.303 log 9 करके भी ले सकते हो, log 9 ले लेना अप्रोक्सीमेटली 2.303 करके, और ये नीचे क्या आ जाएगा 0.693। तो यहां से आपको जो टाइम मिलेगा ये करीब करीब मिलेगा 143 इंटू 10 रेज टू पावर 8 ईयर्स। हमें क्योंकि 10 रेज टू पावर 8 की फॉर्म में बताना था, तो यहां से हमारा जो p है वो कितना आ रहा है 143। ठीक है, हमें जो p बताना था वो p कितना आ गया 143, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक कहानी जो है वो यही है हमारी इस पूरे एग्जाम्पल में कि भाई आपको थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ही दी गई है, बाकी किसी एग्जांपल में इतनी कैलकुलेशन शायद नहीं मिली हमें, इस एग्जांपल में मिली है। ठीक है, तो ये हमारे हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा हमें वो कितना मिल रहा है 143। तो ये एग्जाम्पल आपके पेपर 2 में हमें देखने को मिले। टोटल 6 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो हमें पेपर 2 में मिले। पेपर 1 में 5 मिले हैं, पेपर 2 में 6 क्वेश्चन मिले। पेपर 2 टिपिकली अपन बोल सकते हैं पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं ज्यादा वेटेज है, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का भी, और थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर हम बात करें पेपर 2 में तो हमें जो एग्जाम्पल मिले हैं वो मिला एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिला है,
एक हमें सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं हम, एक हमें मिला है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक आपको मिला है ये सिंपल अपन स्टोइकियोमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है, और एक आपको मिला है ये सॉल्यूशन चैप्टर से, और एक आपको मिला है रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर आपके 6 एग्जाम्पल जो पेपर 2 में हमने डिस्कस करें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मई जो आपका जेईई एडवांस का पेपर हुआ था, पेपर 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन। और यदि हम पेपर 2 की बात करें तो ये काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, ठीक है। और पेपर 1 तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में आप लोगों के मॉडरेट क्वेश्चन नहीं था, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वो मॉडरेट लेवल का और आसान क्वेश्चन था। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एल ग्लूकोज, ठीक है। और एल ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ? HI के साथ। तो जब हम HI के साथ इस रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या बनता है? सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होकर एन हेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो आपको एल ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल ग्लूकोज क्या होता है? डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें HOH, ठीक है। और ये हम लोग इसका क्या बना गए? डी ग्लूकोज जो फॉर्मूला होता है उसका मिरर इमेज बना गए CH2OH, एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे? HI के साथ करवाएंगे। तो जैसे ही हम HI के साथ करवाते हैं हीटिंग कंडीशन में, तो यहाँ क्या बनता है? एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन बन गया। अब एन हेक्सेन के बाद हम इस रिएक्शन को किसके साथ करवा रहे हैं? क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, Cr2O3 के साथ। तो जैसे Cr2O3 के साथ करवाते हैं इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। डायरेक्टली एरोमेटाइजेशन होता है, एन हेक्सेन 6 कार्बन है, उसके साथ क्या बनेगा? बेंजीन बनता है, ठीक है, Cr2O3। और यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर लेते हैं 775 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ रिएक्शन कौन सी फॉलो होती है? एरोमेटाइजेशन। इस एरोमेटाइजेशन में यदि हम लोग देखें तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। और इस बेंजीन के आगे फर्दर आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? इसमें आपको दिया हुआ है Cl2 एक्सेस में, ठीक है। किसमें दिया हुआ है? Cl2 एक्सेस में दिया हुआ है। और इसमें UV लाइट की प्रेजेंस में दिया हुआ है UV, ठीक है। तो इसमें क्या कंपाउंड बनेगा? इसकी हर एक पोजीशन पे क्या आ जाता है? Cl आ जाता है, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या होगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर होना चाहिए। मतलब यदि हम इसमें बेंजीन का आंसर देखें, ठीक है, बेंजीन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? बेंजीन दिया हुआ है। और इसमें आपको ये जो Cl2 एक्सेस में आपको दिया हुआ है, इससे क्या बन रहा है? Cl। आगे पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या करेक्ट होना चाहिए? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसमें P और Q क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ जो आपको बेंजीन दिया हुआ है दैट विल बी द P, और ये आपको दिया हुआ है दैट विल बी द Q। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं। उन रिएजेंट्स में आपको पहचानना है कि कौन सा सूटेबल रिएजेंट है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कौन कौन सा रिएजेंट हो सकता है। लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसमें? जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड में, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद SnCl2HCl आपको दिया हुआ है, तो इस Cn को CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन करवाते हैं लिंडलार्स के साथ, लिंडलार्स, ठीक है। लिंडलार्स के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे H2PdCaCO3 के साथ जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है? ये कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसे OC डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O ET। इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे CN। अब आगे इसकी फर्दर रिएक्शन हम लोग करवा गए SnCl2 के साथ। तो SnCl2 के साथ जो Cn ग्रुप है ये क्या होगा? CH डबल बॉन्ड NH, मतलब इमीन में कन्वर्ट होगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा? O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। आगे हम इस रिएक्शन को करवाते हैं किसके साथ? डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज रहेगा C डबल O ET। और यहाँ भी इस तरह से क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Cn।
ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, SnCl2 HCl के साथ हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, देन बाद में NaBH4 के साथ आप इस रिएक्शन को करवाएंगे तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड O को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब आप लोग यहाँ पे देखें, इसमें डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ET। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड, और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा गए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होगा, जब आप इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बेसिकली ये क्या, ये वाला जो कंपाउंड बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे SQ+ पहले दिया हुआ है, तो SQ+ में तो एसिड ही बन जाएगा डायरेक्टली, तो फिर सारी बात ही खत्म हो जाएगी SnCl2 की बाद में रिएक्शन करवाने से। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। इसी तरह से हम NaBH4 के साथ पहले रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा कौन सा प्रोसेस था, ए वाला प्रोसेस था। ठीक है, हमने ए के साथ रिएक्शन करवाई है। उसके बाद यदि हम लोग देखें NaBH4 के साथ, जब हम सी वाला प्रोसेस को देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट होगा, OH में। फिर आपको दिया हुआ है SnCl2, ये किस में कन्वर्ट होगा, Cn में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। ठीक है, और ये जो CH डबल बॉन्ड NH है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। फिर आपको दिया हुआ है लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो ये आपको जो ट्रिपल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यस, ये भी हमारा आंसर होगा। और फिर इसमें आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है लिंडलार्स कैटलिस्ट और H2, तो ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होंगे, डबल बॉन्ड में। उसके बाद आपको दिया हुआ है NaBH4, ये NaBH4 डबल बॉन्ड O जो आपको दिया हुआ है किस में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर आपको वही फर्दर आगे रिएक्शन दिया हुआ है, तो हमारा डी भी आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, A, C और D आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से है। बायोमोलिक्यूल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन जेईई एडवांस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है F और डबल स्ट्रैंड DNA, वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसके साथ कितने बनेंगे, 3। इसके साथ अगेन कितने बनेंगे, 2। इसके साथ कितने बनेंगे, 3। इसके साथ 2। साइटोसिन के साथ अगेन 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ थाइमिन के साथ एडेनिन बनाएगा, एडेनिन के साथ अगेन थाइमिन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड T। यहाँ पे भी एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ। ठीक है, गुआनिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे साइटोसिन के साथ। फिर थाइमिन अगेन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड में एडेनिन के साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड G। अब हमें ये काउंट करने हैं कि कितने AD बॉन्ड बने हैं और कितने CG बॉन्ड बने। तो AD बॉन्ड को यदि हम काउंट करें तो 1 2, ठीक है, 3, और यहाँ पे है 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे कितने टोटल 7 AT बॉन्ड बने हैं। ठीक है, A डबल बॉन्ड T। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं CG बॉन्ड को या GC बॉन्ड को, तो ये कितने होंगे, सबसे पहला फर्स्ट, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और ये हो गया आपका सिक्स्थ। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसमें देखें तो कितने बने हैं, 6 CG बॉन्ड बने। ठीक है, CG बॉन्ड बने। अब आप इसको, इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल बॉन्ड स्ट्रैंड DNA इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स इज किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो बॉन्ड एनर्जी होती है किसकी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन AT। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, किसने, नंबर ऑफ AT बॉन्ड्स, नंबर ऑफ AT बॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन एवरेज, आपको दिया हुआ है यहाँ पे
उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाएगा इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस बॉन्ड एनर्जी किसकी देखनी है अब हमें, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में, C ट्रिपल बॉन्ड G के बीच में, इनटू नंबर ऑफ जो CG बॉन्ड आपको दिया हुआ है बॉन्ड्स, इनटू कितने बॉन्ड यहाँ पे बन गए उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली इसमें जो आंसर है वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 बॉन्ड की एनर्जी आपको दी हुई है 1.0, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम 1.0 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ 80 बॉन्ड्स कितने हैं, 7 है, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना गए, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना गए 80 के बीच में, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना आ रहा है, इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें 1.5, ठीक है, 1.5 इनटू यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कितने हैं, 6 है, 6 CG बॉन्ड है, इनटू आपको यहाँ पे कितने बॉन्ड दिए हुए, 3 बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कितना आना चाहिए, यदि आप इसमें देखें तो 14 प्लस और इसमें आपको दिया हुआ है 18 इंटू 1.5, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल आंसर है वो कितना आना चाहिए, 41, ये आपका आंसर इसका आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका किलो की पर मोल में निकला है वो कितना निकला है, 41 किलो की पर मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको डेटा इसमें दिया हुआ है, बस आपको इस पे बॉन्ड एनर्जी आपको देखनी है कि बॉन्ड एनर्जी आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, फिर आपको यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ 80 बॉन्ड इस पूरे स्ट्रैंड में कितने बन रहे हैं, उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में दिख रहे हैं। CG वाले को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि आपको इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3। देखिए अब आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो टर्म है वो दिया हुआ है, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि C6H6O3 जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है वो कंपाउंड एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सबसे बड़ा क्लू कि FeCl3 टेस्ट देता है, FeCl3 टेस्ट का मतलब फिनोलिक ग्रुप होगा, ठीक है। और फिनोलिक ग्रुप यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेंजीन, है ना। अब इस बेंजीन पे हमें दिया हुआ है, ये हो गया आपका C6H6, उसके साथ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन से हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, OH, इस तरह से हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हुआ, C6H6O3, जो आपको क्या देगा है, पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट देगा है, पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट देगा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं डज नॉट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है द कंपाउंड P रिएक्ट्स विद, तो ये कंपाउंड आपका कौन सा है, P कंपाउंड है, दैट कंपाउंड इज P कंपाउंड, ठीक है। और इस P कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, टॉटोमरिक फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। जब आप इसका टॉटोमर बनाएंगे, क्योंकि इसका टॉटोमर तो पॉसिबल है ना, टॉटोमर इसका पॉसिबल है, तो इसका जो टॉटोमर है वो इस तरह से बनेगा, ये वाला कंपाउंड इसमें इसका टॉटोमर बनता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, P रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2H, तो P जो है इसके वो कौन से फॉर्म से रिएक्शन करेगा, कीटो फॉर्म से, ठीक है। वो इनॉल फॉर्म से रिएक्शन नहीं करेगा, वो किससे करेगा, कीटो फॉर्म से, क्यों, क्योंकि आपको रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है। तो जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे NH2OH के साथ, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH, ठीक है, डबल बॉन्ड N और OH, ये आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, OH, डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कंपाउंड Q बना है आपका, ये कौन सा कंपाउंड बना है, ऑक्साइन, क्योंकि जब कीटोन की रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला, ऑक्सिम Q मिला। उसके बाद आप देखें ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, जब आप मिथाइल आयोडाइड के साथ इस रिएक्शन को करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस कंपाउंड R इज द मेजर प्रोडक्ट,
रिएक्शन ऑफ आग विद एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पहले सबसे हम आग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको किससे रिएक्शन करवानी है? पी से। पी के कीटो फॉर्म से आपको रिएक्शन करवानी है। तो आप लोग इसमें आगे देखें, जब हम कीटो फॉर्म के साथ रिएक्शन को करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? CH3I, मिथाइल आयोडाइड की एक्सेस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब एक्सेस में इस रिएक्शन को करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से यदि हम एक H को हटा लें तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये H और ये H, ये क्या होता है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपको दिया हुआ है, और यदि आप इसमें से एक H को हटा लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करता है? इस पे अटैक करता है, CH3 पे। यहाँ पे ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस हो गया, एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यदि हम इसमें से H प्लस को हटा लें तो H प्लस को हटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से हम सारे उसमें से हटा सकते हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। कितने H प्लस बताया हमने? 3H प्लस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आपको दिया हुआ है CH3I एक्सेस में। एक्सेस में हम रिएक्शन ज्यादा बार भी करवा सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है डेल्टा प्लस, और ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? CH3, मतलब ये दोनों साइड क्या आएगा? Me, और यहाँ पे भी क्या जाएगा? Me। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों साइड क्या जाएगा? Me, क्योंकि ये भी इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और ये भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड क्या आ गए? Me आ गए। ठीक है, ये कंपाउंड हमें यहाँ पे क्या मिला है? I कंपाउंड मिला है, आग। ठीक है, अब इस I की रिएक्शन हम आगे करवा रहे हैं किसके साथ? I के जो रिएक्शन है एज ए मेजर प्रोडक्ट हम लोग करवाएंगे एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको लोगों को बनाना आना चाहिए। कैसे हम इस रिएक्शन को करवाते हैं? आइसो मैग्नीशियम, CH3 CH, CH3 CH2 MgBr। ठीक है, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैं नाम भी लिख देती हूँ इसका, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर की साइड शिफ्ट होगा, इसमें भी इधर की साइड शिफ्ट होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस और इधर की साइड शिफ्ट होगा डेल्टा माइनस। तो बेसिकली किसमें दिया हुआ है? आपको एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? डेल्टा नेगेटिव। इस डेल्टा नेगेटिव पे आप अटैक करवाएंगे इस वाली पोजीशन पे, इसी तरह से यहाँ पे भी आप अटैक करवाएंगे और यहाँ पे भी अटैक करवाएंगे। तो इसमें जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा आपका? इसमें जो कंपाउंड है वो इस तरह से बनना चाहिए। ये तो आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस भी आपको इसमें दिया हुआ रहेगा, ट्रीटमेंट विद हाइड्रोलिसिस। तो इस हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? ये देखिए, हाइड्रोलिसिस भी आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? जो O- कंडीशन बनता है, जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, उसमें OH भी जुड़ जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, O-। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? CH2 CH CH3, और यहाँ पे तो Me है ही सही। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है O पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CH और ये 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है O पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CH और ये 2 मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है O पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CH और ये इसमें 2 मिथाइल ग्रुप। और इसी तरह से आपको 2 मिथाइल यहाँ बीच में भी दिया हुआ है, एक मिथाइल ये वाला, एक मिथाइल ये वाला। इसी तरह से डाई मिथाइल यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसकी आप आगे रिएक्शन करवाएंगे H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपका बन रहा है? ये प्रोडक्ट आपका बनेगा OH CH2 CH और ये 2 मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा OH CH2 CH और ये 2 मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग बनाएंगे OH CH2 CH और ये आ गया आपका 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ बीच में आप क्या लगाएंगे? मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। तो बेसिकली आपको इसमें ये काउंट करना है कि इस वाले कंपाउंड में
जो आपका कंपाउंड बना है, ठीक है, जो आपका एस मेजर प्रोडक्ट बना है, ये आपका कौन सा मेजर प्रोडक्ट बना है, एस, ये आपका एस कंपाउंड जो बना है, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये आपको काउंट करना है। तो एक तो ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया Me, इस तरह से हम हर एक को काउंट कर लेंगे। तो 6 Me तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 और 11 12, कितने Me ग्रुप हुए इसमें टोटल, 12 Me ग्रुप हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 6 तो इस रिंग के अल्टरनेट पोजीशन पे है, और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, तो 6 + 6 टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितना है, तो आंसर इसमें कितना आना चाहिए, 12, ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2। तो सबसे पहले जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, आप एक बार DU निकाल के कंफर्म कर लें कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकाले, DU निकाल लेते हैं, C9H18O2। यदि आप इसका DU फाइंड आउट करेंगे तो इसका कितना आएगा, 1/2 2C, मतलब 2 × 9 + 2 - 18, कितना आ गए, इसका जो DU आ गए वो कितना आ गए, 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड होगा, रिंग नहीं होगी, रिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, मतलब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दे रहा है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दे रहा है, ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, यहाँ पे आप लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है ऐसा, C9H18O2 decolorized bromine water and also shows positive iodoform taste। इसका मतलब यहाँ पे हमें टोटल कितने कार्बन बनाने, 9 कार्बन बनाने। 9 कार्बन बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आप 9 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आपको ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ठीक है, आपको दिया हुआ है शोस पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड P ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 गिव्स Q एंड R। इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें जिंक नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पेरोक्साइड दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है और Q शोस पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब इसमें से जो एक कंपाउंड है वो तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन जो सेकंड वाला कंपाउंड है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंपाउंड आपका बना है, एक तो इस पोजीशन पे हम OH लगा दें, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और एक इस पोजीशन पे हम OH लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको इस तरह से दिया हुआ है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा सबसे पहली बात, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, डीकलराइज कर रहा है, ये डीकलराइज। उसी के साथ साथ यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा टेस्ट देगा है, I2NaOH के साथ ये देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा है, मतलब CHI3 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका करवाते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करवाएंगे आप यहाँ से इसका, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, यदि आप इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं O3H2O2 के साथ, तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, OH, ठीक है, OH OH, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यदि हम लोग इसमें देखें यहाँ पे, तो ये कौन सा ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। एक और कंपाउंड जो आपका बना है वो कौन सा होगा, यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो COOH, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, और इसी के साथ आपको दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड OH, ठीक है। एक कंपाउंड आपको यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है,
आयोडोफॉर्म टेस्ट, पी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ये जो कंपाउंड आपका था ये कौन सा कंपाउंड है, पी कंपाउंड है, ठीक है। पी कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया, इससे आपके दो कंपाउंड बने, और वो कौन से कंपाउंड बने आपके, क्यू एंड आर, और क्यू इसमें से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब साफ जाहिर सी बात है कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल वाला कंपाउंड है दैट इज द क्यू और दैट इज द आर, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या देते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो नेगेटिव आयोडोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको दिया हुआ है कंपाउंड आर डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन विद pyridinium क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, और इससे आपको करवाना है फॉलोड बाय हीटिंग गिव एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, बोथ एस एंड टी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, complete copolymerization of 500 molecule of Q and 500 moles of R gives 1 mole of single acyclic copolymer U। आपको इसमें सिंपल सी बात है, हमें पहले एस और टी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एटम इन एस एंड टी। तो सबसे पहले यदि आप इसको pyridinium क्लोरोक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करवाते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, यदि आप इसको pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीसीसी और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे पीसीसी, ठीक है। तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे तो पहला कंपाउंड तो आपका ये बन गया COOH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। दूसरा कंपाउंड आपके पास ये बन गया यहाँ पे H डबल बॉन्ड OC, ठीक है, और आपका ये वाला कंपाउंड हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अभी वाला जो कंपाउंड है बेसिकली, यदि इसमें ऑक्सीजन एटम को हम लोग देखें pyridinium क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में, यदि हम ऑक्सीजन एटम को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन में, इसको थोड़ा रिएक्शन को आगे लिख देती हूँ, इसमें pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ यदि हम रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल था आपका, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा गए, पीसीसी के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा गए, तो ये C डबल बॉन्ड ऑटो रिड्यूस होता ही है, साथ में ये OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप में। तो आप लोग यहाँ पे देखें इसमें क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यदि आप इसको पीसीसी के साथ क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, डबल बॉन्ड O, ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हो गया आपका S और ये हो गया आपका T कंपाउंड। अब इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना है, इसमें 1 ऑक्सीजन, ठीक है, और इसमें भी कितना है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका कितना आना चाहिए, S प्लस टी के हिसाब से 1 प्लस 1 बराबर कितना आना चाहिए, 2 आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला ये होगा हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। दूसरा आपको इसमें दिया हुआ है both S and T show positive iodoform taste and completely copolymerization of 500 moles of Q and 500 moles of R, और आपको इसमें दिया हुआ है gives 1 mole of single acyclic copolymer U, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, बेसिकली जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आप लोग देखें कि मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है U का, ये आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ये वैल्यू तो दी हुई है 500 मोल्स, Q भी आपको इसमें दिया हुआ है 500 मोल्स, एंड R gives 1 मोल ऑफ सिंगल एसाइक्लिक कोपोलीमर, U भी आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो U भी अभी आपको इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, यदि हम लोग इसमें देखें तो आपको दिया हुआ है 500, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U इज, तो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि यदि हम लोग इसको देखें, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें जो S और T है बोथ S एंड T शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ C डबल बॉन्ड OH, तो आपका जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बना था और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड जो आपका बना था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसमें 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, एक तो ये बना था आपका OHCOOH, ये 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और एक आपका यहाँ पे बना था
ठीक है, 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और इस तरह से इसका हम लोग जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन, जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इसमें क्या आना चाहिए, जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है PHBV, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे यदि आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड 2, इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसमें ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, एक इस तरह से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप आ गया और यहाँ पे कार्बन के डिफरेंस पे C डबल बॉन्ड 2, और ये C डबल बॉन्ड 2 अगेन किसी और यूनिट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, किसी और ऑक्सीजन यूनिट से। तो इस तरह से ये क्या बनता है, PHBV, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। ये आपका ये पॉलीमर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो क्या होगा, C9H14O4, ये आपका यहाँ पे क्या बना है, पॉलीमर बना है। यदि अब हम इसको, तो यदि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 104, ठीक है, इंटू 500 के साथ। और यहाँ आपको दिया हुआ है साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, 500 मोल्स आपको दिए हुए हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो 118 इंटू 500 मोल्स, माइनस किसके में माइनस करेंगे हम लोग, जो H2O वाटर निकला है उसके मॉलिक्यूलर वेट को इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें 18 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 499 के साथ, क्योंकि जब एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो वहां से आप -1 करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका क्या आना चाहिए, 52,000 सबसे पहला वाला जो वैल्यू है। फिर उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, यदि हम लोग इसको देखें तो 59,000, ठीक है, 59,000 माइनस 8982, यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो कितना आना चाहिए, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 102018, ये इसका फाइनल आंसर इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया यहाँ पे 102018 ग्राम। तो यहाँ पे यदि आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना आएगा, 102018 ग्राम, ये इसका आंसर आना चाहिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग इसमें देखें तो ये आपका फाइनल आंसर है इसका 102018 का, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जो जेईई एडवांस आपका पेपर 2 था इसमें केवल 3-4 क्वेश्चन आपने देखे कि थोड़े से टफ लेवल के थे। लास्ट क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया वो थोड़ा सा टफ लेवल का था, ठीक है। तो आपका जो पेपर 2 का ये जो ओसी वाला पार्ट है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा सीक्वेंस टाइप का रिएक्शन कम पूछा गया है, और इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चन है तो बायोमोलिक्यूल से आपने देखा, और एक आपने देखा इससे डीएनए वाले से क्वेश्चन आपने देखा, पॉलीमर वाले से आपने क्वेश्चन देखा, तो कैलकुलेटिव पार्ट से इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 26 मई 2024 आईआईटी एडवांस का केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 2 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको माना गया है। आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है ये। द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरोनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। भाई हमसे क्या कराइए कि आपके पास में PCl5 है, उसका आपको करना है फ्लोरोनेशन करना है, ठीक है। फ्लोरोनेशन का मीनिंग क्या हुआ, आपको F2 से उसकी रिएक्शन करानी है, एक पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक, कोई भी एक ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी, तो क्या बन सकता है आइए देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि PCl5 है, ठीक है, आपको करना है फ्लोरोनेशन मींस F2 की रिएक्शन करानी है, और यहाँ पर कोई एक पोलर कंपाउंड, पोलर
सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस में। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि PCl5 यदि गैस स्टेट में है तो वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। हाँ, यदि वो पोलर है, पोलर का मीनिंग हुआ यदि वो सॉलिड स्टेट के अंदर होगा तो वहां पर दो टाइप की स्पीशीज वहां पर बनती है, एक कैटायनिक एक एनायनिक। कौन कौन सी बनती है देखिए यहाँ पर, PCl4 प्लस एंड PCl6। इस टाइप के यहाँ पर दो स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है यदि PCl5 को यदि हम क्या माने आयनिक स्पीशीज मान लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों PCl5 इसका हाइब्रिडेशन तो हो गया आपके पास में sp3 और ये हो गया आपके पास में कौन सा sp3d2। तो आपने ध्यान से देखा कि sp3 का मीनिंग हुआ कि s करेक्टर यहाँ पर बच्चों काफी ज्यादा है, 25% है इसके कंपेयर में। तो यहां पर s% करेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड की लेंथ काफी कम होगी, बॉन्ड की लेंथ कम होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉन्ड स्टेबल होगा। इट मींस दोनों की बात करूं मैं कि दोनों में काफी ज्यादा स्टेबल स्पीशीज कौन सी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, स्टेबल है क्योंकि अब s% करेक्टर बॉन्ड में काफी ज्यादा है और ये एक टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, बॉन्ड एंगल पे काफी ज्यादा होता है, 109 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखा जाता है, बॉन्ड काफी दूर है, रिपल्शन की चांस भी कम है। लेकिन PCl6 माइनस की बच्चों बात करें तो ये होता है अपने पास में थोड़ा कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। वाई? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड्स में s% करेक्टर भी कम है, बॉन्ड थोड़ा वीक है और बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो काफी कम है, वो 90 का ही है, तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चलेगा। ठीक है, ओके, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चलेगा तो इसका मीनिंग हुआ कि वहां पर बॉन्ड टूटने के ज्यादा चांस है। तो भाई जब भी आप किसी भी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस में इसका फ्लोरेशन करा रहे हैं तो इस स्पीशीज के ऊपर फ्लोरीन पहले अटैक करेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो भाई क्या होगा यहाँ पर हम फ्लोरेशन की बात करें F2 की, तो ये PCl6 माइनस को डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में ब्रेक करने लग जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि सेफ कौन है, PCl4 प्लस आयन वाली स्पीशीज सेफ रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपको आंसर का एक आइडिया तो यहां पर मिल जाता है कि हमें ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जहां पर कैटायनिक स्पीशीज में कहीं भी फ्लोरीन ना हो। ठीक है, अब बच्चों यहां पर बात करें तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर यदि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो हमें इस टाइप से दिखाई देते हैं Cl वगैरह। तो यहां पर डिफरेंट टाइप के फ्लोरेशन कंपाउंड बनते हैं, जैसे सपोज कीजिए ऊपर नीचे के यदि हम Cl को रिमूव करते हैं विद फ्लोरीन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो यहां पर Cl4 और F2 बनने के चांस होंगे। ये स्पीशीज अभी भी माइनस में है, हो सकता है सभी Cl को फ्लोरीन वहां पर रिप्लेस कर दे क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो हो सकता है कि यहां पर बन सकता है PF6F-, हो सकता है दो को नहीं एक को रिप्लेस कर पाए, तो कुछ कंपाउंड में हमें कैसे दिखाई देगा, हमें वहां पर PF1Cl5 ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी यहां पर फ्लोरेशन का कंपाउंड बनने वाला है वो स्कैनेलिक स्पीशीज में चेंज करके ही हम बना पाएंगे, कैटायनिक में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये आपके आंसर का एक शॉर्ट आइडिया मिल गया कि हमें PCl4 प्लस ही बचा के रखना है, उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखिए मैं कैटायनिक में से फ्लोरीन को ऐड कर दिया, यहां से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आंसर ऑप्शन यहां पर रॉन्ग हो चुका है। हाँ भाई, यहां पर से PCl4 प्लस को सेफ रखा है क्योंकि स्टेबल था, बाकी माइनस वाले पार्ट में ही क्या किया बच्चों, माइनस वाले पार्ट में चेंजेस किए, यहां भी PCl4 प्लस सेफ है और यहां पर क्या है माइनस वाले स्पीशीज में से फ्लोरेशन किया है। तो भाई ये मुझे आंसर सही लगा क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये सही आंसर बैठता है। बाकी की बात करें ऐसा होता नहीं है, और यहाँ पर पोलर है तो पोलर चीज बननी चाहिए, तो नॉन पोलर है। तो हमने आंसर दिया बच्चों कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल जाना चाहिए, कौन सा, सेकंड मिल जाना चाहिए। ओके, इसका आंसर हुआ कौन सा हो गया, आंसर फाइनल हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जे एडवांस 2024 में पूछा गया पेपर नंबर 2 के अंदर, द कंपाउंड्स हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज एन आर।
तो बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपने पी ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग में इनके डायग्राम्स बनाए हैं और आपने वहां पर पैरोक्सिल लिंकेज देखे भी है और अपने हाथ से ड्रॉ भी किए हैं, तो आप लोगों के लिए काफी इजी होगा। आइए चेक कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करें, ये तो हमें ओलियम दिखाई दे रहा है, ये हम ओलियम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ओलियम के डायग्राम में कोई भी किसी भी प्रकार का पैरोक्सिल लिंकेज हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमने इसका डायग्राम को इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नो पैरोक्सिल लिंकेज, कोई पैरोक्सिल लिंकेज हमें दिखाई नहीं दिया। नंबर बी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें यहां पर दिख रहा है सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड OH एंड OH एंड OH। तो भाई इस कंपाउंड में आपको यहां पर दिखाई दिया बच्चों क्या पैरोक्सिल लिंकेज दिखाई दे रहा है, यह वहां पर ऑक्सी लिंकेज है। ओके, तो पहले कंपाउंड हमें मिल चुका है जहां पर पैरोक्सिल लिंकेज हमें दिख रहा है, और इस कंपाउंड का नाम आपको बच्चों पता है, इट इज मार्शल एसिड, और उसका केमिस्ट्री में जो नेम होता है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, इसको बोल सकते हैं हम पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देना चाहिए। यहां पर ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा H2S2O5 का, तो डायग्राम कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड OH, SS लिंकेज हमें यहाँ पे मिलता है। कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं भाई, 4 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पर इसका डायग्राम हमने इस टाइप से ड्रॉ किया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी पैरोक्सिल लिंकेज नहीं है। ठीक है, ये कौन सा बच्चों पर, यहाँ पर ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, हो सकते हैं हम नाम क्या इसका, इट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर एसएस लिंकेज होता है ना कि पैरोक्सिल लिंकेज होता है। लास्ट ऑप्शन में हम जाते हैं और लास्ट ऑप्शन का नाम आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि ये दिख रहा है हमें कौन सा, इट इज कैरो एसिड। कॉमन नेम क्या है, इट इज कैरो एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाइए, ड्रॉ कीजिए, और किसी भी एक ऑक्सीजन से हम यहाँ पर पैरोक्सिल लिंकेज देख पा रहे हैं, और ये हो चुका है O एंड H। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस कैरो एसिड के अंदर पैरोक्सिल लिंकेज दिखाई दिया, इस पर ऑक्सी लिंकेज। तो पैरोक्सिल लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका केमिस्ट्री में नाम बच्चों क्या होता है, इसका नाम होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। तो भाई दो ऑप्शन हमें मिल चुके हैं, डी और ए, नो डी ए नहीं, डी एंड बी। तो यहाँ पर हमें पैरोक्सिल लिंकेज बनते हुए दिखाई देते हैं, बाकी ए और सी में कोई पैरोक्सिल लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर मोर देन वन इसका आंसर होगा बी एंड डी। नेक्स्ट जे एडवांस 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोडिशन कंपाउंड और कुछ पी ब्लॉक या आप बोल सकते हैं हाँ पी ब्लॉक से उठाया गया है, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ स्पीशीज है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी है और नॉर्मल गैसेस फॉर्म में भी है और आयनिक फॉर्म में भी है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पर पता करना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में देखना है कि कौन सी स्पीशीज में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें मिलती है। आइए सर्च करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास में कोबाल्ट है और यहाँ पर साइनाइड है, कितना है 4 है एंड 4 माइनस है। तो भाई कोबाल्ट पर चार्ज हमें मिल जाता है कितना, कोबाल्ट पर चार्ज मुझे मिल जाता है, यहाँ पे मिला 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। और यहाँ पर हमारे पास 0 का मीनिंग हुआ कि ये हो गया 3d7 एंड 4s2। और यहाँ पर जो साइडेड जो लिगेंड्स हमें दिख रहा है बच्चों कैसा है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यदि हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कोबाल्ट 0 में हम देखते हैं कोबाल्ट 0 विद 4
Cn माइनस। तो फाइनल क्या होगा, यहां पर 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम d में शिफ्ट कर देंगे, तो d7 कितना हो जाएगा, d9 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो चुका है d9 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में यहाँ पर 4s और पास में 4p। अब ब्रिगेड्स अटैक करते हैं साइनाइड। 1 इट इज Cn माइनस, 1 Cn2 Cn3 Cn4। तो भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है इसका जो हाइब्रिडेशन हमें मिला फाइनली वो मिल जाता है कौन सा, sp3। और sp3 में ये होता है टेट्रा, कौन सा होगा, टेट्रा हाइड्रल हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है। तो भाई पहला स्पीशीज का ज्योमेट्री जो हमें मिला वो टेट्राहेड्रल मिल चुका है। टिक कर लगाते जाए ताकि काउंटिंग में बाद में दिक्कत ना आए। ये हुआ पहला कॉम्प्लेक्स। दूसरे कॉम्प्लेक्स में हम यदि एंट्री करते हैं तो यहां पर हमारे पास में होगा कोबाल्ट है। कितना कार्बोनिल है भाई, कार्बोनिल यहाँ पर हो जाते हैं 3। और यहाँ पर नाइट्रोसोनियम, ध्यान दीजिएगा प्लस चार्ज में है नाइट्रोसोनियम, और इसको हमने बॉक्स में पैक कर दिया। भाई इस टाइप का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनली यदि हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पर जो चार्ज डेवलप हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर जो डेवलप हुआ है बच्चों, वो कितना हुआ, ये +1 है। +1 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे आएगा -1। ओके, -1 का मीनिंग फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमें -1 का मीनिंग हो गया 3d8 एंड 4s2 कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है। 3d8 एंड 4s2 कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर मिल रहा है। और यहां पर कार्बोनिल भी है, नाइट्रोसोनियम लिगेंड है। और यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम किस टाइप से मिलेगा, आपने देखा कि यहाँ पर ये इजीली s के इलेक्ट्रॉन हम d में शिफ्ट कर रहे हैं और ये हो जाता है d10 कॉन्फ़िगरेशन। और d10 कॉन्फ़िगरेशन के बाद में जितने भी लिगेंड होंगे उनको मजबूरी में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, उनको लोन पर शिफ्ट करने पड़ेंगे आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये s और ये बाकी 3, ये हो गया अपने पास में कौन सा हो गया, ये बन जाता है अपने पास sp3। और sp3 में जो शेप आता है बच्चों वो आपको पता है, दिस टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ओके, तो यहां पर हमें दूसरी स्पीशीज भी टेट्राहेड्रल शेप में मिल चुकी है और हमने इसको टिक किया कि ये भी टेट्राहेड्रल स्पीशीज है। नेक्स्ट पे बात है, अगली स्पीशीज हमारे पास में है 1 2 के बाद 3 में देखिएगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसका डायग्राम आपने काफी बार बना रखा होगा और जिसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ज़ीनॉन है, ऊपर 1 लोन पेयर, नीचे भी 1 लोन पेयर, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो भाई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है sp3 d2 में है और 2 लोन पेयर की वजह से क्या होगा भाई, ये बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये तो स्क्वायर प्लेनर है। PCl4+, ठीक है भाई, इसको हमने नोट किया। अगला है 4 नंबर का एग्जांपल PCl4+। इसका हम शेप बना देते हैं। इसका शेप बनेगा P के आउटलेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 Cl 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया प्लस, तो ये हो गया Cl 1 2 3 4। sp3 हाइब्रिडेशन दिख रहा है, इट इज टेट्राहेड्रल। तो यहां पर ये स्पीशीज भी हमें टेट्राहेड्रल शेप में दिखाई दे रही है बच्चों। अगला है पैरेडियम विद Cl4 2-। ये हम 5th नंबर की बात करें तो ये 5th नंबर का एग्जांपल हुआ, पैरेडियम है। और पैरेडियम के साथ में कौन है भाई, Cl4A2-। पैरेडियम जिसके पास D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। और Cl यहाँ पे क्या बच्चों ध्यान रखेंगे, Cl यहाँ पे वीक फील्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, SFL की तरह एक्ट करता है। और ये SFL की तरह एक्ट करेगा तो ये बनाएगा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये हो गया अपने पास में कौन सा भाई, DsP2 स्क्वायर
प्लेनर। यहां पर हमें दिखाया फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन और निकल प्लेनर दिख रहा है +2 स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना वाजिब है, और वाजिब है तो एक ऑर्बिटल हमें खाली मिलेगा इनर शेल वाला, इनर डी ऑर्बिटल वाला, और वहां पर DsP2 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं ICl4 माइनस है, हमने नोट किया ICl4 माइनस, ICl4 माइनस क्या मीनिंग हुआ कि आयोडीन के पास में कितने हैं भाई, यहाँ पर 7 होते हैं, और यहाँ पर हो गया अपने पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 माइनस। तो ये दिखा हमें यहाँ पर sp3d2 और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर के पेयर्स पे क्या होगा, 2 लोन पेयर के पेयर्स में ये स्वयं फिर से स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ओके, नेक्स्ट इज यदि इसका हम और एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर में नहीं था। लास्ट दिख रहा है हमें, सेकेंड लास्ट कॉपर के साथ में 4Cn है, कॉपर के साथ में 4 फेरेट लिगेंड है, चार्ज 3 माइनस, इट मीन्स कॉपर हो गया +1 में, कॉपर +1 का मीनिंग हुआ 3D10, और 3D10 में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उन्हें आउटर ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ते हैं। इट मीन्स यहां पर होगा sp3, और sp3 का मीनिंग हुआ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां पर ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अगला एग्जांपल क्या था, P4 इट इज व्हाइट फॉस्फोरस, P4 इट इज व्हाइट फॉस्फोरस। P4 की हम बात करें तो यहाँ पर इसका डायग्राम हमने P ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग में कई बार बनाया हुआ है, और हमें ये इस टाइप से दिखाई देता है, और ये टेट्राहेड्रल यूनिट होती है यहाँ पर विद sp3 एंड टेट्राहेड्रल यूनिट्स। वही sp3 में हमें ये टेट्राहेड्रल यूनिट के फॉर्म में दिखाई देता है, तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर का पार्ट होगा, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। देखिए टिक कहाँ पे किया हमने भाई, टिक हमने यहाँ पर किया है, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड है, ये भी था, हाँ भाई 4 और ये 5। ठीक है, तो यहां पर टिक किया आपने, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर हमें बच्चों देना होगा वो होगा आंसर इज 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर इज 5। ओके, एडवांस 2024 का पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन देखिए। पैराग्राफ को आप पहले ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे। व्हेन पोटेशियम हाइड्राइड इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ कॉम्प्लेक्स पी, ओके, पी पर अंडरलाइन किया मैंने, इज फॉर्म्ड in a strong acidic medium, the equilibrium shift completely towards P. Addition of zinc chloride to P in a slightly acidic medium result in a spring soluble complex Q. ओके बच्चों, तो हमने एक बार इसको ध्यान से रीड कर लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने पैराग्राफ को ध्यान से स्टडी किया, उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसका मीनिंग हुआ कि हमसे यहाँ पर मोल्स पूछ रहा है Ki के, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ P जो भी आपके पास में कंपाउंड है उसको आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी 2 मोल्स, तो Ki के कितने मोल की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो आपसे एक बैलेंस रिएक्शन की यहाँ पर ये बात कर रहा है। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों यदि हम बात करें तो हमारे पास में जो मेन कंपाउंड है इट इज पोटेशियम फेरी साइनाइड है। ओके, फेरो नहीं है, फेरी है, तो हमने नोट किया फेरी साइनाइड के अंदर ये वो आपके पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K3FeCN6 इट इज पोटेशियम फेरी साइनाइड। आपको क्या मिक्स करना है इसके अंदर? हमें मिक्स करना है KI। हमने यहां पर KI को मिक्स किया, इट इज एक्सिस। तो भाई क्या बनता है, आइए देखते हैं। तो यहां क्या बन सकता है डिस्कस करते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास में बनना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर आयरन पर जो चार्ज है वो अभी कितना है, +3 स्टेट में हमें दिख रहा है, और आयरन के सामने यहाँ पर -1 हमें दिख रहा है, कौन? आयोडीन। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा कि आयरन जो +3 है बच्चों, वो यहाँ पर इस रिएक्शन में एक क्या है, एक अच्छा क्या है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने नोट किया कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिख रहा है मुझे कैसा, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके सामने आपने रख दिया क्या बच्चों, एक बेस्ट क्या रख दिया वहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट आपने रख दिया है। सही बोल रहे ना हम? हाँ भाई ठीक है। तो ये क्या है, ये इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर कंडीशन होगी कि आई को हम कर देंगे क्या बच्चों, क्या ऑक्सीडाइज कर देंगे, और आयरन को कर देंगे बच्चों क्या, यहां पर हम रिड्यूस कर देंगे। तो क्या बनेगा, यहां पर रिएक्शन में बनता फाइनली K4। आयरन पहले +3 में था, अब +2 में आ चुका है। साइड में कोई चेंज हमने नहीं किया है, स्टेप से यहाँ पर है। और यहाँ पर जो आयोडीन है, वो माइनस से 0 आ चुकी है, इट मीन ये I2 बन चुका है। ओके, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? बैलेंस रिएक्शन के लिए हमने इसको 2 यहाँ पर नोट कर दिया है। देख लीजिएगा एक बार बैलेंस हो चुका है क्या। K3 से हमने बना दिया है क्या बच्चों, यहाँ पर K3 से हमने बना दिया है K4, और बैलेंस के लिए स्टेप से I, ठीक है, कंप्लीट है। और K4 हो चुका है, एफिशिएंसी हो चुका है, और I2 यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो I2 आगे मीडियम कुछ और दिया गया इसके अंदर, मीडियम दिया हमें यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। ओके, यदि हमने यहाँ पर बात करी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। और ये फाइनली हमें क्या होगा, एक्वस मीडियम, मतलब कोई मीडियम है एस्पेसाइन एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, ये I2 से वापस से KI3 में चेंज हो जाएगा। और जो बना है प्रोडक्ट हमारे पास में वो है, इट इज P नंबर का प्रोडक्ट बन चुका है। तो भाई हमने यहाँ पर P टाइप का यहाँ पर क्या बना दिया, प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बना दिया है। तो भाई पहले यहाँ तक आपकी रिएक्शन को आपने समझ लिया है कि यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक रिड्यूसिंग यहाँ पर एजेंट था, और Fe+3 वहां पर +2 स्टेट में चला जाता है। यही हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना चाहिए, इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाए। तो आइए बैलेंस कर लेते हैं इसको। I2 कितना है, 2 आयोडीन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो एक ही है, हमने 2 लगा दिया है। पोटेशियम कितने हो चुके हैं, इधर काफी ज्यादा है, इधर 2 लगा देते हैं। तो ये हो गया 6 and 7 8 पोटेशियम है, इधर तो 4 ही है, 2 लगा देते हैं, कंप्लीट बैलेंस है। ओके, बैलेंस है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो बनता है P टाइप का प्रोडक्ट वो बन चुका है 2 मोल। 2 मोल को बनाने के लिए हमें क्या कितने लेने पड़े, 2 मोल लेने पड़े। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, इज 2 मोल KI। तो 2 मोल KI से ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, 2 मोल बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर लगभग आ चुका है, 100% आ चुका है। ओके, 2 मोल इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इसी पैराग्राफ का बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यहां तक इसको हमने सोल्व कर लिया था। ओके, यहां तक सोल्व कर लिया था हमने। आगे कह रहा है कि एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू P इन ए स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट इन ए स्प्रिंग सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है।
तो क्या करना है, द नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू इज। ओके, तो ये देखिए, तो भाई यहां पर हमने जो पी टाइप का प्रोडक्ट जो बनाया था उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था K4 FeCN6। आपको अब क्या करना है, इसमें आपको मिक्स करना है जिंक का कोई भी एक सॉल्ट। जिंक का सॉल्ट का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर हमारे पास में जिंक मीन्स ये हो गया ZnCl2 लिया आपने, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम है, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना है। तो जिंक का यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें जिंक के कितने एटम हमें दिखाई देंगे। तो यदि हम बच्चों बात करें तो इसका जो कलर था ये येलो पीपीटी था, येलो कलर का था ये। और जब ये जिंक के किसी सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन में यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। देखिए किस प्रकार से, FeCN6 2 टाइम्स इट इज 4 और ये हो जाएगा अपने पास में K2 Zn3। ये रिएक्शन में सॉल्ट में पड़ी है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है बच्चों वो होता है व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। तो व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बन जाती है। तो जिंक का यहाँ पर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, सॉल्युबल है, ठीक है, पीपीटी नहीं होगी, क्या होगी, ये सॉल्युबल है। तो व्हाइट कलर की पीपीटी बाद में सॉल्युबल हो जाती है, इसको वो ये बोल सकते हैं, तो सॉल्युबल है, ठीक है। और यहाँ पर यही प्रोडक्ट हमारा क्या है बच्चों, क्यू के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। पूछा क्या गया है, जिंक आयन, इस कॉम्प्लेक्स में जिंक के आयन कितने हैं। तो देखिए आपको साफ दिख रहा है, जिंक यहाँ पर +2 कितने टाइम से, 3 टाइम से। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जिंक 2 + आयन 3 टाइम्स हमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर हो गया 3 टाइम्स। ओके, थैंक यू।